खम्बागड़ी मित्रों, दिस इज़ पुरू जनुथैया। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज़ मैटर अराउंड अस इज़ प्योर और नॉट? ठीक है, इज़ मैटर अराउंड अस इज़ प्योर, ये सॉरी चैप्टर का नाम है, ये तो मेरा जनरल क्वेश्चन था। तो चलिए अपन इसको एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिससे कि कुछ भी ना छूटे और जो समझने वाली चीज़ है उसको एकदम डीप से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि बाज़ार में ख़रीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल और जूस एक्सेट्रा ये सभी शुद्ध है? हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ठीक है, क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखा देखा है शुद्ध? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का मतलब क्या होता है? जैसे एक्चुअली क्या है कि देखो, हमारे लिए आपके लिए शुद्ध का मतलब क्या है? शुद्ध घी का मतलब है उसमें ओनली घी होना चाहिए भाई, कुछ और नहीं होना चाहिए, ना कोई केमिकल होना चाहिए ऐसा जो घी की तरह यूज होता हो। ठीक है, दिखने में घी जैसा हो, ऐसा नहीं। घी का मतलब प्योर घी होना चाहिए। शुद्ध नमक का मतलब क्या है? शुद्ध नमक होना चाहिए, उसमें कोई भी कंकड़ पत्थर मिट्टी वगैरह एक्सेट्रा कुछ भी नहीं। नमक मतलब नमक। शुद्ध दूध मतलब दूध का मतलब दूध ही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि दूध जो होता है वो जल से मिलके बना होता है, पानी में तो ऑलरेडी, दूध में तो ऑलरेडी पानी होता ही है, नहीं। जो मिक्सचर होता है वो अलग चीज़ है भाई। एक्चुअली का दूध मिक्सचर है ना, लेकिन इसका मतलब क्या बन गया? मिक्सचर बनकर के कंप्लीट एक प्रोडक्ट हो गया, एक मैटर में मिल गया। वो क्या मिल गया? दूध मिल गया। अब दूध जो होना चाहिए वो प्योर होना चाहिए। ठीक है, अब उसमें एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं, फैट नहीं, या फिर प्रोटीन नहीं मिली होनी चाहिए, तो उसका मतलब होता है प्योर। शुद्ध का मतलब शुद्ध, कोई भी मिलावट नहीं हो, पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंस ये जो होते हैं वो सभी के सभी मिक्सचर हैं अलग अलग पदार्थों के, अतः दे आर नॉट प्योर, ये शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध जो होता है जल से, फैट से, वसा और प्रोटीन से मिलके बना होता है, इनका मिक्सचर होता है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो उसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों। फॉर एग्जाम्पल देखो, साइंटिस्ट जो है किसको प्योर कहेगा? दूध, जल, वसा और प्रोटीन, किसको कहेगा प्योर? ठीक है, तो साइंटिस्ट जो होता है वो जल को प्योर कहेगा, वसा को प्योर कहेगा, प्रोटीन को प्योर कहेगा। ठीक है, लेकिन दूध को प्योर नहीं कहेगा। दूध को क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि वो जल, वसा और प्रोटीन के मिक्सचर से मिलके बना होता है। सो मिल्क इज़ नॉट प्योर अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। ओके, एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, बिल्कुल सही बात है। साइंटिस्ट के अनुसार अगर कोई शुद्ध पदार्थ है तो वो एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होगा, सॉरी कणों से मिलकर बना होगा। हमारे अनुसार भी वही है। हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि कोई पदार्थ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का इन द सेंस उसमें कुछ भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। साइंटिस्ट भी बोल रहे हैं कि उनमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो जो बोल रहे हैं वो साइंटिफिक नेचर से बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने होते हैं। ठीक है, जितने भी पदार्थ हैं वो किन से? दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने होते हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल। ठीक है, समुद्र का जल हो गया, खनिज हो गए, मिट्टी हो गई, एक्सेट्रा सभी मिक्सचर हैं। ठीक है, मिट्टी में ओनली रेत ही रेत थोड़ी होता है, और भी कई सारे मिनरल्स होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। समुद्र के जल में नमक होता है, और भी कई सारी चीज़ें, मिनरल्स वगैरह होते हैं उसमें। ठीक है, मिश्रण क्या है? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलके बना होता है। ठीक है, मिश्रण क्या होता है? एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल घुले हुए सोडियम क्लोराइड को बाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। ठीक है, हम जानते हैं कि जल में जब सोडियम क्लोराइड है, जल में सोडियम क्लोराइड का मतलब जैसे हमने पानी में नमक घोला, ठीक है, तो हम उसको निकाल सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं बाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा। ठीक है, जल से, जैसे कि पानी में नमक मिलाया हुआ है, अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर आके वो उड़ जाएगा। ठीक है, तो उसमें बर्तन में क्या रह जाएगा? आपके में ओनली नमक ही नमक रह जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग मेथड्स के द्वारा हम उसको प्योर कर सकते हैं। ठीक है, यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है। ठीक है,
इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। भौतिक विधि के द्वारा हम इसके रासायनिक अवयवों में परिवर्तित नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। Na+Cl-। अब ऐसे थोड़ी इसको तोड़ तोड़ के अलग कर, ये है सोडियम हो गया, ये कैल्शियम हो गया। अब क्या करेंगे, अब ऐसे थोड़ी इस पर हथौड़ा मारेंगे, हथौड़ा मार मार के सोडियम तो अलग हो जाए, कैल्शियम तो अलग हो जाए, हैं, हमारा कोई संबंध नहीं रहा आज के बाद, ऐसा थोड़ी होगा, नहीं। इसको केमिकल प्रोसेस के द्वारा जरूर अलग किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन फिजिकल प्रोसेस के द्वारा इसको अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है, ठीक है, चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव होता है, ठीक है। चीनी का मतलब एक पर्टिकुलर होता है, ठीक है, शर्करा जो होती है तो वो प्योर है खुद। अब वो ही सारे मैटर्स मिल करके, ठीक है, एक शर्करा का पार्टिकल, दूसरा शर्करा का पार्टिकल, तीसरा शर्करा का पार्टिकल मिल करके, ठीक है, तो ये एक जैसे पदार्थ हो गए ना। ये चीनी, ये चीनी, ये चीनी, ये चीनी, ये चीनी, ये चीनी, ठीक है, इतने सारे शर्करा पार्टिकल्स हो गए तो ये शुद्ध हो गई ना। अब इसमें बीच में धूल मिट्टी आ जाए, रेत आ जाए, कंकड़ आ जाए तो फिर अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। और इसका यौगिक समान रहता है, ठीक है, शुद्ध रहेगा तो उसका यौगिक भी समान रहेगा। देखिए जल है, अब जल का तो H2O ही रहेगा ना, ठीक है। अब जल का H थोड़ी H3O हो जाएगा, ठीक है, या फिर बाहरी जल हो D2O, SO2 हो जाएगा, नहीं, H2O का H2O ही रहेगा सारे जल में। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं, ठीक है, पेय पदार्थ होते हैं और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलाक्षणिक गुण समान होते हैं। भाई चीनी है, चीनी को हम जो है चुकंदर से प्राप्त करें, चीनी को हम गन्ने से प्राप्त करें, ठीक है, हम चीनी को किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, नमक को हम किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, पहाड़ों से प्राप्त करें, समुद्र से प्राप्त करें, ठीक है, किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, लेकिन अगर जो हमें पर्टिकुलर मैटर प्राप्त हो गया, पदार्थ प्राप्त हो गया, तो उसकी प्रॉपर्टी जो रहेंगी वो सेम रहेगी। नमक की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, जल की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, ठीक है, जल को किसी भी स्रोत से लिया गया हो, और चीनी की प्रॉपर्टी कोई भी मैटर हो, अगर किसी भी स्रोत से उसको बनाया गया है, ठीक है, या फिर किसी भी स्रोत से उसे प्राप्त किया गया है, लेकिन जब वो शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी जो रहेगी वो सेम रहेगी, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। बिल्कुल, मिश्रण जो होता है वो कई सारे शुद्ध पदार्थ होते हैं। जैसे हमने दूध की बात की ना, दूध में क्या होता है, जल प्लस वसा प्लस प्रोटीन, ये शुद्ध पदार्थ ही है ना। इन सभी शुद्ध पदार्थों से मिलकर के क्या बनता है, दूध बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह के मिश्रण के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। तो एक क्रियाकलाप देख लेते हैं अपन, ठीक है, छोड़ना नहीं अपने को कुछ भी। कक्षा को आ, बा, सा और दा, ठीक है, ABCD या 1 2 3 4 4 समूह में बांटा। एक बीकर जिसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो, ग्रुप ए को दिया, ठीक है। ग्रुप ए को क्या दिया, ग्रुप ए को दिया 50 ml वाटर और 1 स्पून क्या दिया, कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये ए को दिया। बी को क्या दिया, समूह बी को एक बीकर में 50 ml जल, 50 ml वाटर, ठीक है, और 2 चम्मच कॉपर सल्फेट दिया, ठीक है। सी को क्या दिया, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक, समूह सा और दा को दें, ठीक है। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या फिर साधारण नमक, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, किनको देना है, ग्रुप सा और ग्रुप दा को दें। दोनों को अवयवों की पृथक पृथक मात्रा दें, ठीक है, जैसे एक को 1 स्पून दे दिया, दूसरे को 2 स्पून दे दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण बनाएं, ठीक है, अलग अलग को मिला के मिश्रण बनाना है। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। ग्रुप ए और ग्रुप बी को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। बिल्कुल, क्योंकि दोनों के मिश्रण में क्या है, CuSO4 है ना, कंसंट्रेशन का चेंज हो गया, इसमें 1 स्पून है, उसमें 2 स्पून हो गए, ठीक है। तो इनकी कंसंट्रेशन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका जो मिक्सचर होगा वो सेम प्राप्त होगा हमें। भाई दोनों में कॉपर सल्फेट ही है ना, ए और बी में, ठीक है। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण, ठीक है, समांगी मतलब समान है उसमें, अथवा विलयन कहते हैं, ठीक है। विलयन क्यों है कि वो वाटर में मिला हुआ है, ठीक है, सॉल्यूशन बन गया वो। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं। जल में नमक, समांगी मिश्रण होता है जल में नमक, जल में चीनी, ठीक है। दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें, ठीक है। यदि भी दोनों समूहों के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है,
यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रखते हैं। ठीक है, समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रखते हैं। संगठन भाई कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है ना, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो कलर भी अलग होगा। जैसे कि हमने डाला KMnO4, ठीक है, लाल दवा जो होती है पोटेशियम परमैंगनेट, अब हमने ज़्यादा डाल दी हमने तो क्या होगा, ज़्यादा रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, कम डालें तो लाइट रेड रहेगा। तो इट्स डिपेंड ऑन दी कंसंट्रेशन। ठीक है, समूह सा और दा ने जो मिश्रण प्राप्त किया उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक है। भाई उन्होंने मिलाई अलग अलग है। इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, जब उन्होंने अलग अलग चीज़ें मिलाई है तो भाई सेम प्रॉपर्टी के उनको विलयन प्राप्त नहीं होगा तो विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। ठीक है, क्या हो गया, NaCl और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर, जल और तेल, ये विषमांगी मतलब अलग अलग पदार्थों के सेम प्रॉपर्टी के नहीं है तो अलग अलग हैं तो विषमांगी मिश्रण। क्रियाकलाप सेकंड देखते हैं अपन। आइए पुनः कक्षा को ABCD 4 ग्रुप में बांटें। प्रत्येक समूह को नीचे दिए गए नमूने में से एक दें। ग्रुप A को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल, ठीक है, CuSO4 के कुछ क्रिस्टल। समूह B को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट, ठीक है, 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दिया। समूह C को चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा, और समूह दा को या D को दूध या स्याही की कुछ बूंदें दें। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं। छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहें। क्या कण जल में दिखाई देते हैं? अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और इसको सामने से देखें। क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है? तो भाई जाहिर सी बात है, जिसमें चौक पाया जाएगा, गेहूं पाया जाएगा, इसके मोटे क्रिस्टल होते हैं तो जो है वो ईजिली जो है रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को। ठीक है, अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार करें। क्या मिश्रण स्थिर है? भाई अलग अलग रहेगा। ठीक है, 1 मिनट में मिटा देता हूँ इसे। कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू करते हैं। ठीक है, मिश्रण को छान लें। क्या छानक पत्र पर कुछ शेष बचा? कक्षा में परिणामों पर चर्चा कर इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयास करें। समूह A और बा एक विलयन पाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि कॉपर सल्फेट है ना, पानी में मिक्स किया कॉपर सल्फेट घुल जाएगा। समूह सा जो होता है वो निलंबन होता है। ठीक है, निलंबन होता है, ये क्या मिक्स नहीं होता उसमें। जब तक आप हिलाओगे तब तक तो मतलब उसमें डोलेंगे, इसमें चौक के पार्टिकल या आटे के पार्टिकल। जैसे हमने इसको बिठा दी, मतलब छोड़ दिए थोड़े टाइम के लिए, नीचे बैठ जाएंगे। समूह दा एक कॉलोडी विलयन है। ठीक है, ये हो गया कॉलोडल विलयन हो गया। ठीक है, इस तरीके से छान लेना है। मोड़ा छानक पत्र लिया, ये इसको मोड़ा और मोड़ा, इसको बना लिया शंकु टाइप का। फिर इससे क्या कांच की छड़ से, क्या कांच की छड़ से, हाँ मतलब निथरा हुआ द्रव हो गया ये। और ये अरे हाँ मतलब छन गया यार, निश्चंद्र बोलते थे मतलब छानना, समझ गए होंगे यार क्या है, मतलब क्या बोलते हैं, फिल्टर पेपर से छान लेना है आपको। ठीक है, तो जिसके पार्टिकल मोटे रहेंगे वो ऊपर रह जाएंगे और जिसके एकदम बहुत छोटे रहेंगे वो जो है वो नीचे द्रव के साथ आ जाएंगे। जैसे ये नीला नीला दिख रहा है ना कॉपर सल्फेट की वजह से, ठीक है, नीचे आ जाएंगे वो। और जो चौक आटा वगैरह है तो चौक आटा फिल्टर पर ही रह जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ही बता रहा है। चलिए आगे देखते आई एम सॉरी फॉर दिस। अब हम विलयनों, निलंबनों और कोलोडी विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले विलयन क्या है? विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। ठीक है, विलयन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। ठीक है, आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे, जैसे नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। ठीक है, जल में नींबू डाला, ठीक है, वो वाला। प्राय हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन, मिश्र धातु और गैसीय विलयन भी होते हैं। ठीक है, प्रकृति में क्या होता है? ठोस विलयन भी होते हैं। ठोस विलयन मतलब मिश्र धातु, ठोस ठोस। ठीक है, गैसीय विलयन मतलब गैस गैस। ठीक है, एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहेगा। भाई एक्चुअली क्या, देखो ये गिलास लिया, गिलास में वाटर है, अपन ने नींबू लिया, इसको कट किया और आधा नींबू जो है इसमें डाला अपन ने। ठीक है, आधा नींबू डाला, तो जैसे हमने इसमें डाला, इसको मिक्स कर दिया,
तो अब चाहे आप ऊपर से टेस्ट करो, चाहे नीचे से टेस्ट करो, चाहे बीच में से टेस्ट करो, कहीं से भी कैसे भी टेस्ट करो, इसका टेस्ट सेम रहेगा। ये जो होता है वो गुण कहलाता है समांगिकता। समांगिकता मतलब एक जैसा, पूरे विलयन में एक जैसा, ऐसा नहीं किसी कॉर्नर में अलग किसी कॉर्नर में अलग, बिल्कुल ना। समांगिकता मतलब एक जैसा। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित हैं। ठीक है, समान रूप से वितरित हो गए। मिश्र धातु, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, मिश्र धातु क्या होते हैं? धातुओं के समांगी मिश्रण जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है। ठीक है, मिश्र धातुओं को फिर भी मिश्रण माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पीतल हो गया। ठीक है, क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए क्या होता है? पीतल, पीतल किससे बना होता है? जिंक 30% और कॉपर 70%। ठीक है, पीतल किससे बना होता है? जिंक 30, कॉपर 70। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज याद नहीं रहे तो जिंक और कॉपर ये याद रख लेना। कॉपर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है तो ज़्यादा हो गया, जिंक कम है तो कम हो गया। ठीक, किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। ठीक है, किसी विलयन को कितने भागों में बांटा जाएगा? विलायक और विलय। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है वो विलायक कहलाता है। ठीक है, जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक, जिसकी मात्रा कम है वो विलय। ठीक है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक जो कि विलायक में घुला हो और जिसकी मात्रा भी कम हो, जाहिर सी बात है, वो क्या कहलाता है? विलय कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। क्या कह रहा है? चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलय है और जल विलायक। हाँ, मतलब भाई वाटर ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, और चीनी जो होते हैं वो कम मात्रा में, है ना। तो जल जो होगा विलायक के रूप में हो गया और चीनी जो होगी विलय के रूप में। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन जिसे टिंचर आयोडीन, ठीक है, आयोडीन और एल्कोहल, इसको क्या कहा जाएगा? टिंचर आयोडीन कहा जाता है। ठीक है, इसमें आयोडीन जो होता है विलय होता है, मतलब आयोडीन कम मात्रा में होता है और एल्कोहल ज़्यादा मात्रा में। एल्कोहल में आयोडीन को घोला जाता है। ठीक है, वात युक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। ठीक है, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय और जल विलायक। ठीक है, पानी में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड को घोला जाएगा हाई प्रेशर पर। ठीक है, पानी में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर घोला जाएगा। ठीक है, तो सोडा जल और कोक वगैरह। वायु गैस में गैस का विलयन है। ठीक है, वायु जो होती है वो गैस में गैस का विलयन है। ठीक है, ढेर सारी गैसें मिलकर बनी होती है, नियॉन, आर्गन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, हज़ारों गैस। ठीक है, काफ़ी सारी गैस। मतलब यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलके बना होता है। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जो होती है वो नाइट्रोजन होती है और उसके बाद ऑक्सीजन होती है। इन दो मात्राओं से बाकी के जो बचा है 1% में, उसमें बहुत कम गैसेस वगैरह, मतलब सारी गैसें उसी में मिल जाती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 0.003 0.03003, हाँ जो भी याद नहीं आ रहा है आई थिंक। अरे ये तो मैंने 2 बार क्यों लिख दिया। ठीक है, इसका शायद आई थिंक 0.03 नहीं 0.03% होती है इसकी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं, वायु का क्या कहाँ छूट गया? नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है। भाई 78% पाया जा रहा है तो विलायक हो गया ना, ज़्यादा मात्रा में जो पाया जा रहा है वो विलायक हो गया। ठीक है, वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं, 1% में ही होती हैं बाकी की सारी गैसें जो होती हैं वो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं विलयन के गुण। विलयन एक समांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही बात है। ये समांगी मिश्रण होता है शुद्ध पदार्थों से मिलके, काफ़ी सारे शुद्ध पदार्थों से मिलके बना होता है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻9 नैनोमीटर मीटर। 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻⁹।
इसलिए वे आंख से भी नहीं देखे जा सकते। भाई बहुत छोटा है, आंख से कैसे देखोगे आप? ठीक है। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है। बहुत छोटा कण होता है इसलिए प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाते, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। जो समांगी मिश्रण जो होता है, जो विलयन होता है, उसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि विलय के कण बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इसलिए छानने की विधि द्वारा इनको पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को स्थान छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, क्योंकि वो मिक्स हो जाते हैं अच्छे से एक दूसरे में। ठीक है, इसलिए विलयन जो होता है वो स्थायी होता है। अब आगे देखते हैं विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न अभावों के रंग के विलयन है। ठीक है भाई, विभिन्न अभाव के इसलिए हैं क्योंकि उनके कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ है। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जाता है। तनु मतलब विलेय कम मात्रा में, सांद्र मतलब विलेय जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, संतृप्त मतलब मेला जुला रूप। ठीक है, तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द है। बिल्कुल सही बात, तुलनात्मक है ना भाई। हमने 1 चम्मच कॉपर सल्फेट लिया और 2 चम्मच लिया, तो ये वाला ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, ये वाला कम कंसनट्रेटेड है, तो कंपेरेटिवली है ना। वरना 2 चम्मच सांद्र हो गई, ये कौन सा पैरामीटर हुआ? ये नहीं होता, तो कंपेरेटिवली है। क्रियाकलाप 2.2 में समूह ए द्वारा प्राप्त विलयन समूह बी की तुलना में तनु है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें कुछ क्रिस्टल दिए गए, उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दिया गया था। अब आगे देखते हैं अगला क्रियाकलाप 2.3। 2 पृथक पृथक बीकरों में 50 ml जल लें, एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। जब विलेय पदार्थ और अधिक ना घुले तब 5 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें। भाई एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है जैसे कि हमने क्या किया, पानी लिया, पानी में क्या हम चीनी घोलेंगे। ठीक है, आपको भी पता है कि जब ठंडा पानी होता है उसमें चीनी देरी से घुलती है, गर्म पानी होता है उसमें चीनी जो है वो ईजिली घुल जाती है। या नमक देख लो, ठीक है, जो गर्म होता है उसमें ईजिली घुल जाती है और जो ठंडा होता है उसमें टाइम लगता है। अब नॉर्मल पानी लिया हमने, नॉर्मल पानी में हमने चीनी घोली, 1 चम्मच घोली, 2 चम्मच घोली, 3 चम्मच घोली, घोलते गए घोलते गए घोलते गए, और एक टाइम ऐसा आया कि अब उसमें चीनी घुलना बंद हो गया। ठीक है, अब उसमें चीनी नहीं घुल रही। अब हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा गर्म किया, 5 डिग्री सेल्सियस इसमें दिखा रखा, तो इतना थोड़ा सा गर्म किया हमने। अब गर्म किया, फिर हम उसमें और चीनी घुलेंगे तो थोड़ी और चीनी घुल जाएगी। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है। तो संतृप्त अवस्था जो होती है उससे ऊपर चले जाते हैं। अगर हम उसको गर्म करें तो और ज़्यादा घोल सकते हैं। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं बराबर हैं? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता हो। बिल्कुल सही बात है भाई, विलयन की क्षमता ही नहीं बची, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया, अब उसमें क्या घोलोगे यार, तो नहीं घुलेगा। अगर विलयन की क्षमता है तो ही उसमें घुल सकता है गर्म करने पर। ठीक है, तो इट्स डिपेंड ऑन दी कैपेसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरे शब्दों में दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड मतलब अब और नहीं घुल सकता भाई, बस इतना ही काफ़ी है भाई। जैसे कि आप जो है कहीं दावत पर गए, ठीक है, अब दावत पर गए, वहाँ आपको खाना खिलाया, तो आपसे जिद कर देना, सर एक पूड़ी और ले लो, सर एक पूड़ी और ले लो, इस तरीके से। ठीक है, आपने एक ले ली, अगली बार आए फिर उन्होंने एक पूड़ी दे दी, आपने फिर और ले ली, ऐसी करते करते 2-3 बार आपने 3-4 बार ले ली। अब एक कंडीशन ऐसी हो गई कि वो बोले सर एक पूड़ी ले लो, तो आप बोलो नहीं साहब अब नहीं ले सकता भाई, मेरा पेट बिल्कुल यहाँ तक भर गया, गर्दन तक। ठीक है, तो ये जो है उसकी संतृप्त अवस्था हो गई कि अब वो और नहीं खा सकता। तो विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता। तो विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो उस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होती है, यानी ये कहना क्या चाह रहा है कि विलेय पदार्थ की वह मात्रा कि अब और ज़्यादा विलेय पदार्थ उसमें नहीं घुल सकता, तो वो कंडीशन, जिस कंडीशन में और ज़्यादा विलेय पदार्थ नहीं घुल सकता,
तो जितना घुला हुआ विलेय पदार्थ है उस घुले हुए विलेय पदार्थ को क्या कहा जाएगा, उसकी घुलनशीलता। ठीक है, यदि 1 बिलियन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन। यानी कि अगर आपने किसी पानी के गिलास में चीनी घोला, चीनी घोलते गए और अभी आपको लग रहा है कि अभी और इसमें चीनी घुल जाएगी, लेकिन आपने फिर भी 2-3 चम्मच कम चीनी घोली, तो वो विलयन का क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन। ठीक है, संतृप्त मतलब अब और उसमें नहीं घोला जा सकता। जैसे कि आप खाना खाने गए तो क्या हुआ कि आपने खाना खाया, अब सर्व मतलब आपकी प्लेट से खाना खत्म हो गया, लेकिन आप सर्व के बारे में मांग नहीं रहे, अब सामने वाला भी नहीं बोल रहा कि सर आप ले लो, तो क्या होगा, अब भूखे रह जाएंगे ना। तो ये आई एम सॉरी, तो ये जो कंडीशन है वो कह रहा थी असंतृप्त विलयन। आई एम सॉरी, जस्ट अ मिनट। हाँ, यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा। ठीक है, आपने टेम्परेचर बढ़ा के तो उसको वो कर लिया, मतलब घोल लिया, लेकिन आप उसे ठंडा करेंगे धीरे धीरे तो क्या होगा, ठीक है, ठोस होता जाएगा, मतलब ज़्यादा गाढ़ा। उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न होती है। ठीक है, अब ये जो ठोस टाइप का वो उसी कंडीशन में होगा जैसे नमक चीनी पानी, नमक और पानी वगैरह, नमक चीनी वगैरह घोल रहे हैं। कब ऐसा नहीं कि मतलब आयोडीन और अल्कोहल घोल रहे हैं, उसका क्या होगा भाई, दोनों ही लिक्विड हैं वो। ठीक है, सॉलिडिफाई फॉर्म में भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहली, द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे, विलेय का द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, आयतन प्रतिशत कैसे निकालेंगे, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इंटू 100। ठीक है, विलयन का आयतन निकालेंगे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इंटू 100। द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, आयतन प्रतिशत कैसे निकालेंगे, विलेय का आयतन विलयन का आयतन इंटू 100, ये निकलेगा आयतन। ठीक है, ये कौन सा है, द्रव्यमान हो गया। ठीक है, ये द्रव्यमान आयतन हो गया। ठीक है, इसमें दे रखा है ना द्रव्यमान आयतन, ये द्रव्यमान, तो दोनों तरफ द्रव्यमान हो गया। ठीक है, एक तरफ द्रव्यमान है तो एक तरफ आयतन हो गया, तो द्रव्यमान आयतन, और आयतन प्रतिशत खुद हो गया विलयन का आयतन बटे विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। ठीक है, अब उदाहरण देख लेते हैं कि अपन 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक है। ठीक है, 320 ग्राम क्या है, विलायक जल, 40 ग्राम क्या है, साधारण नमक। तो ठीक है, टोटल कितना होगा, 360 ग्राम का क्या होगा, सॉल्यूशन हो गया। विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। ठीक है, तो हो गया विलेय का द्रव्यमान इंटू 100, 40 बटे 360 इंटू 100, तो 11.1%। ठीक है, इससे निकल जाएगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। क्रियाकलाप 2.2 में ग्रुप सी के द्वारा पाया गया विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। ठीक है, चौक के पार्टिकल हो गए, आटे के पार्टिकल्स हो गए। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, मिक्स नहीं हुआ ना, अलग अलग है पार्टिकल, पानी के अलग डोल रहे हैं, नमक के अलग डोल रहे हैं, चौक के अलग डोल रहे हैं, या फिर गेहूं का आटा, अरे क्या हो रहा है यार। ठीक है, आटे के अलग डोल रहे हैं, तो मिक्स नहीं हुए एक दूसरे में, समाये नहीं एक दूसरे में। अब समाये नहीं है तो जाहिर सी बात है विषमांगी मिश्रण हो गया, जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं है। ठीक है, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ठीक है, सस्पेंशन स्टेट में रहते हैं। ठीक है, घुले नहीं है, सस्पेंशन स्टेट में उसकी में। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं, बिल्कुल चौक के पार्टिकल अपन आंखों से देख सकते हैं, आटे जो होता है उसको आराम से आंखों से देख सकते हैं, तो इनको आंखों से देखा जा सकता है। निलंबन के गुणधर्म, यह एक विषमांगी मिश्रण है, बिल्कुल। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है। ठीक है, इन पार्टिकल्स का क्या होता है, साइज बड़ा होता है, जैसे इन पर लाइट पड़ती है रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर होता है, तो जिससे उसका मार्ग जो है वो दिख जाता है। ठीक है,
जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है भाई, जब तक तो सस्पेंसर स्टेट में थे, जैसे हमने इसको कुछ टाइम के लिए रख दिया तो क्या होगा, नीचे बैठ जाएंगे। अर्थात निलंबन जो होता है वो अस्थायी है, स्थायी नहीं है। ठीक है, निलंबन क्या होता है, अस्थायी है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हम फिल्टर पेपर से छानेंगे, चौक के पार्टिकल, आटे के पार्टिकल ऊपर रह जाएंगे। ठीक है, पानी नीचे चला जाएगा। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है। ठीक है, काफ़ी देर तक अगर हमने स्टेबल रखा तो क्या होगा, नीचे बैठ जाएंगे उसके सारे पार्टिकल्स। ठीक है, और ऊपर वाटर वाटर रह जाएगा। तो तब विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। ठीक है, तो जो प्रकाश की किरण है उसको प्रकीर्णित नहीं कर पाएगा, तो मार्ग दृष्टिगोचर नहीं होगा। जैसे कि देखो ऐसी कंडीशन हो जाएगी, फिर वो नीचे बैठ जाएंगे, वो नीचे। ठीक है, ये तो अलग है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, नीचे बैठ जाएंगे तो प्रकाश ईजिली निकल जाएगा, दिखेगा नहीं हमको। लेकिन यहाँ पे जो है डोल रहे हैं तो फिर ठीक है, ये दे अलग कर रखा है। कहीं ऐसे बोलोगे सर इसमें तो ये लिख रहा है, ये लिख रहा है। मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे ये है पानी है, पानी ये इसमें चौक डोल रहा है। ठीक है, पानी में चौक डोल रहा है। अब जैसे हमने प्रकाश डाला तो क्लियरली दिखेगा वो। ठीक है, ये कोलोइडल विलयन होता है ये तो। ठीक है, कोलोइडल विलयन क्या है, क्रियाकलाप 2.2 में ग्रुप डी। ठीक है, दूध वगैरह का जो विलयन था वो कोलोइडल विलयन था। प्राप्त मिश्रण को कोलोइडल या कोलोइडल विलयन, जैसे कि आपने दही को देखा होगा। ठीक है, आप पानी में दही को घोल दिया, ठीक है, अच्छे से, या फिर वैसे ही घोल दिया। ठीक है, थोड़ा सा पानी तो छोड़ ही देती है, या फिर नहीं भी छोड़ती तो पानी में घोल दिया अपने अच्छे से। अगर हम दही को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, ऊपर पानी पानी से हो जाता है, नीचे बैठ जाती है दही से। ठीक है, वो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, कोलोइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। ठीक है, समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन के अपेक्षा कणों का आकार थोड़ा छोटा होता है। भाई कोलोइडल जो होता है वो कणों का आकार बीच का होता है, निलंबन से छोटा और समांगी मिश्रण से बड़ा, या विलयन से ज़्यादा। ठीक है, समांगी जो सॉल्यूशन होता है उससे बड़े होते हैं। यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। ठीक है, कैसा लगेगा हमें, समांगी, लेकिन होता कैसा वास्तव में, विषमांगी होता है। फॉर एग्जाम्पल दूध, हमें फील होगा कि समांगी है, लेकिन होता नहीं है समांगी, ये विषमांगी होता है। कोलोइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, इनका आकार छोटा होता है कोलोइडल कणों का। ठीक है, इसलिए हम आंखों से तो नहीं देख सकते इसे, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। ठीक है, इसमें दिखा रखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रकाश की किरण को आसानी से इसमें दिखा देंगे। ठीक है, मतलब फैलाएंगे तो दिखेगी। जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा, प्रकाश की किरण का फैलना, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट किसे कहा जाता है, प्रकाश की किरण सॉल्यूशन में से होके डिस्ट्रैक्ट हो जाती, फैल जाती है, उसको क्या कहा जाता है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको टिंडल अपने नाम से धर लिया उसने भाई, कि जब जब आप करोगे एक्सपेरिमेंट तो मैं फैलूंगा भाई सबसे पहले। ठीक है, एक कैमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, गर्मियों वगैरह के टाइम में क्या होता है, जैसे कि सारी विंडो वगैरह लगी होती है, लेकिन कभी कोई छोटी सी जगह होती है ना, वहाँ से अगर प्रकाश की किरण आ रही होती है, ठीक है, तो उस प्रकाश की किरण में जब आप देखोगे ना तो वहाँ पे धूल के वगैरह के कारण ब्राउनी गति वगैरह पाई जाती है ना, रैंडम मोशन जो होती है उसको ब्राउनी गति बोलते हैं। तो उसमें पार्टिकल गति करते रहते हैं, वो टिंडल इफेक्ट कहलाता है। प्रकाश जो आ रही है तो उस प्रकाश में हमें क्लियरली दिख जाएगी धूल वगैरह वो सब। ठीक है, और जनरल वैसे रूम में कुछ नहीं दिखाई देता हमें, तो वो जो होता है वो प्रकाश का टिंडल इफेक्ट होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट भी डाला हुआ है अपने चैनल पर। ठीक है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का जो समांगी मिश्रण का विलयन है तो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा। ठीक है, मिक्स हो गया पूरा। दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, ये टिंडल प्रभाव दर्शाएगा, सॉरी कहलाएगा नहीं। ठीक है, ये प्रकाश को डिस्ट्रैक्ट कर देगा। हम कैमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। ठीक है, ये प्रकाश क्यों फैलता है, क्योंकि उसमें धूल के कण और कार्बन के कण जो होते हैं, जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है वहाँ हम टिंडल इफेक्ट, भाई एक्चुअली क्या बहुत सारी वीडियोस वगैरह में आपने देखा होगा, जैसे कि बहुत सारे घने घने जंगल होते हैं ना, बड़े बड़े ऊंचे, नीचे कोई होता है, सूर्य के प्रकाश की किरण आ रही होती है तो वो टिंडल इफेक्ट को दिखाती है वो। ठीक है, एक प्रकाश की रोशनी आ रही छोटी सी। ठीक है, जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइडल कणों के समान व्यवहार करते हैं। ठीक है, अब कोलॉइड्स के सामान्य उदाहरण देख लेते हैं अपन। द्रव का गैस में, ठीक है, द्रव क्या हो गया, परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षेपण माध्यम कौन सा हो गया, गैस हो गए। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये एरोसोल बनेगा। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, कोहरा हो गया।
ठीक है, बादल हो गया, कुहासा हो गया, ठीक है, कोहरा, बादल, कुहासा एक्सेट्रा। ठोस प्रक्षिप्त अवस्था, प्रक्षेपण माध्यम गैस, क्या बनेगा अगेन, एरोसोल, ठीक है। आप इसे याद कर लेना क्योंकि ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है और एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, धुआं, स्वचालित वाहन का निथार, एग्जॉस्ट, ठीक है। अगला गैस प्रक्षिप्त अवस्था, प्रक्षेपण माध्यम कौन सा हो गया, द्रव हो गया। भाई गैस और गैस का समांगी मिश्रण हो जाएगा, इसलिए गैस और गैस का नहीं है इसमें, ठीक है। गैस का प्रक्षेपण माध्यम क्या है, द्रव, क्या बनेगा, फोम, सेविंग क्रीम। द्रव प्रक्षिप्त अवस्था, प्रक्षेपण माध्यम द्रव, ठीक है, क्या बनेगा, एमल्सन, दूध, ठीक है। दूध क्या बनेगा, वाटर, फैट एंड प्रोटीन, ठीक है, तो दूध बन गया, फेस क्रीम बन गई। ठोस प्रक्षिप्त अवस्था, प्रक्षेपण माध्यम द्रव, तो क्या हो गया, प्रकार कौन सा, सोल बन गया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मैग्नीशिया मिल्क, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, जो क्या बोलते हैं, जब एसिडिटी वगैरह होती है तब यूज लेते हैं अपन इसको, ठीक है। कीचड़ हो गया, ये पेन और बंद हो जाता बार बार, कीचड़ हो गया, ठीक है। प्रक्षिप्त अवस्था गैस, प्रक्षेपण माध्यम क्या सा होगा, ठोस, क्या बनेगा, प्रकार, फॉर्म बनेगा। इसके एग्जाम्पल फॉर्म, रबर, स्पंज, प्यूमिस, ठीक है। द्रव प्रक्षिप्त अवस्था, प्रक्षेपण माध्यम कौन सा होगा, ठोस, क्या बनेगा, जेल, क्या, जेली, पनीर, मक्खन एक्सेट्रा, ठीक है। प्रक्षिप्त अवस्था कौन सी होगी, ठोस, प्रक्षेपण माध्यम कौन सा हो गया, ठोस, क्या बनेगा, ठोस सॉल। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, रंगीन रत्न पत्थर, दूध या कांच, ठीक है। प्रक्षेपण माध्यम मतलब इसमें घुल रहे हैं, इनमें घुल रहे हैं ये, ठीक है। द्रव घुला गैस में, ठोस घुला गैस में, ठीक है, गैस घुली द्रव में, द्रव घुला द्रव में, ठोस घुला द्रव में, गैस घुली ठोस में, द्रव घुला ठोस में, ठोस घुला ठोस में, ठीक है। इस तरीके से ये बोल रहे हैं। प्रक्षेपण माध्यम मतलब जिसमें हो रहे हैं, वो माध्यम मीडियम प्रोवाइड कर रहा है वो, ठीक है। कोलॉइड के गुणधर्म, ठीक है, तो विषमांगी मिश्रण होता है, प्रतीत में समांगी जैसा होगा लेकिन होगा एक्चुअल में क्या, विषमांगी मिश्रण। कोलॉइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें पृथक रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। आकार छोटा होता है, प्रकाश की किरण जब इसमें पड़ती है तो उनको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, उसके थ्रू हमें पता चलता है, ठीक है, पता कर सकते हैं, लेकिन वैसे हम आंखों से नहीं देख सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, ठीक है। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी, क्या कह रहा है, जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी हैं, अस्थायी हो गए ना, अस्थायी होते हैं, ठीक है। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, ठीक है, क्योंकि जब हम फिल्टर से छानेंगे तो हम इनको अलग नहीं कर सकते। जैसे हम दूध को छानेंगे वैसे थोड़ी दूध के पार्टिकल ऊपर रह जाएंगे, मतलब फॉर एग्जांपल प्रोटीन ऊपर रह गई, फैट ऊपर रह गई, नहीं ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है, पूरा दूध एक साथ निकल जाए। किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रण तकनीक के द्वारा पृथक किया जाता है। अपन डेयरी वगैरह में यूज़ होता है ना, अपकेंद्रण टेक्निक वगैरह होती है, मक्खन को अलग करना उसमें से, ये वो, ठीक है, वो तेज़ी से घूमता है ना, गोल 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 गोल, वो वाला। कोलॉइडल विलयन प्रक्षिप्त अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक प्रक्षिप्त कण जो कि कोलॉइडल के रूप में रहते हैं। प्रक्षिप्त अवस्था डिस्पर्स्ड फेज जो होती है, प्रक्षिप्त अवस्था कहते हैं उसको, ठीक है। मतलब वह घटक जिसमें प्रक्षिप्त अवस्था निलंबित रहती है उसको क्या, प्रक्षेपण माध्यम, ठीक है, अपने बात की अपनी। माध्यम जो होता है जिसमें घुलती है, अवस्था जो है जो घुल रहा है, तो डिस्पर्सिंग मीडियम हो गया। कोलॉइडल को प्रक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव और गैस की अवस्था और प्रक्षिप्त अवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सारणी 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है, सारणी 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये कितना रह गया है, ठीक है, तो चलिए फिलहाल के इतना ही, आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।